भोर का उजाला अभी पूरी तरह फैला भी नहीं था कि मास्टर श्याम बिहारी के स्कूल के बाहर एक पुरानी सफेद गाड़ी आकर रुकी। धूल में सनी हुई, जैसे रातों रात लंबा सफर तय करके आई हो। मीरा किशोर उतरी। उनके चेहरे पर वह हमेशा वाली शांति थी, पर उनकी आंखों में एक अलग तरह की सख्ती थी जो अभय ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह सीधे उस कमरे में गई जहां बच्चे सोए हुए थे। सुनैना अब भी जागी हुई, दीवार से पीठ टिकाए बैठी, जैसे नींद उसके लिए अब भी कोई सुरक्षित जगह न रही हो। मीरा उसके पास बैठी, बहुत धीरे से, अपनी आवाज में हर वह सख्ती घुला दी जो बाहर के कमरे में मौजूद थी। तुम्हारा नाम सुनैना है ना? उन्होंने पूछा। सुनैना ने सिर हिलाया। सतर्क, मैं मीरा हूं। अब से जो कुछ भी होगा मैं खुद देखूंगी कि तुम सुरक्षित रहो। कोई थाना नहीं, कोई सरकारी कागज नहीं जो तुम्हारा नाम किसी गलत हाथ तक पहुंचाए। बस मेरा वादा। सुनैना ने कुछ देर मीरा की आंखों में देखा, जैसे यह परखने की कोशिश कर रही हो कि यह भी अभय जैसी ही सच्ची लग रही औरत है या सिर्फ एक और बड़ा वादा जो टूट जाएगा। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, उस आदमी ने भी कहा था कि आप मुझे बचा लेंगे। उसने अभय की तरफ इशारा किया। मैं आपकी बात इसलिए मान रही हूं। मीरा ने एक पल के लिए अभय की तरफ देखा। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं आया, पर अभय समझ गया। यह एक स्वीकृति थी, भले ही अनकही। बाहर आंगन में, जहां राजू चाय की केतली पर झुका बैठा था, मीरा ने अभय को अलग बुलाया। आपने पूरा ऑपरेशन जोखिम में डाल दिया, उन्होंने कहा। आवाज में अब भी वह ठंडी सख्ती थी। गार्डों को अब पता है कि कोई गुस्सा था। मालिक तक खबर पहुंच चुकी होगी। जो नेटवर्क हमने महीनों में समझा था वह अब सतर्क हो जाएगा, हर रास्ता बदल देगा। मुझे पता है, अभय ने कहा बिना नजरें झुकाए। और मैं फिर कहूंगा, 7 बच्चे आज जिंदा हैं इसी वजह से। और एक चश्मदीद गवाह भी मिला है, अनीता सहाय की हत्या का। यह कीमत चुकाने लायक थी। मीरा कुछ देर चुप रही। उनकी नजरें दूर खेतों पर टिकी रहीं, जहां सुबह की हल्की धुंध अभी छोंट रही थी। आप सही हैं, उन्होंने आखिर कहा। आवाज में हल्की सी नरमी आ गई। पर अगली बार अगर मैं कहूं रुकना तो रुकिएगा। मुझे आपकी हिम्मत चाहिए अभय जी, पर मुझे आपकी जिंदगी भी चाहिए आगे के काम के लिए। वह रुकी, फिर धीरे से जोड़ा, और सुनैना का इकबाल, यह बहुत बड़ी चीज है। यह सिर्फ एक गवाह नहीं है, यह वह कड़ी है जो हमें दुबे तक और दुबे से ऊपर तक ले जा सकती है। उन्होंने अपनी जेब से एक फोल्डेड कागज निकाला, अभय के हाथ में थमाया। वह बही खाता जिसे अभय ने रात को उठाया था। राजू ने सुबह होते ही मीरा को उसकी तस्वीरें भेज दी थीं। बड़हिया रोड वाला यह पता, मीरा ने कहा। हम सीधे वहां नहीं जा सकते। अगर वह मिल है तो वहां सुरक्षा और भी कड़ी होगी, खासकर कल रात के बाद। हमें पहले यह जानना होगा कि यह मिल किसकी है, कौन चलाता है, और उसके बाहर के लेन देन कौन संभालता है। कोई तो होगा जो बाजार में इसका चेहरा बनकर काम करता है, कोई बिचौलिया। राजू, जो अब तक चाय की केतली से ध्यान हटाकर बातचीत सुन रहा था, उठकर पास आया, अपनी उंगलियों में एक पुराना मैला मोबाइल फोन घुमाते हुए। मैडम रुकिए, मुझे कुछ याद आ रहा है। पटना की अनाज मंडी में एक आदमी है, नंद किशोर नाम का। सब उसे नंदू सेठ बुलाते हैं। मेरे एक पुराने दोस्त ने बताया था कि यह आदमी बड़े बड़े मिल मालिकों के लिए बिचौलिया का काम करता है, खासकर वो जो अपना माल सीधे बाजार में नहीं बेचना चाहते किसी वजह से। अगर बढ़िया रोड की मिल असल में है तो यह नंदू सेठ जरूर उसका नाम जानता होगा, शायद उसका काम भी संभालता हो। मीरा ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक नई चमक आई। ठीक है अभय जी, आप और राजू आज ही पटना जाइए, नंदू सेठ का पता लगाइए, पर सावधानी से। सीधे सवाल मत पूछिएगा, पहले उसकी दिनचर्या समझिए। उसके आसपास के लोग कौन हैं, वह कहां बैठता है, किससे मिलता है। अगर वह सच में इस नेटवर्क से जुड़ा है तो वह भी उतना ही सतर्क होगा जितना हम। तभी मीरा का फोन बजा। उन्होंने स्क्रीन देखी। उनके चेहरे पर एक पल के लिए तनाव की लकीर उभरी। फिर उन्होंने फोन कान से लगाया, दूर हटते हुए। अभय और राजू दूर से बस इतना सुन पाए कि उनकी आवाज अचानक बहुत नपी तुली, बहुत सावधान हो गई थी। जी विक्रांत जी, मीरा ने कहा। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कल रात रक्सौल के आसपास? नहीं, हमारी तरफ से कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा था वहां। वह रुकी, सुनती रही। उनका चेहरा और सख्त होता गया। ठीक है,
अगर आपकी एजेंसी को कोई सूचना मिली है तो आधिकारिक चैनल से भेज दीजिए, हम देख लेंगे। फोन काट कर मीरा वापस आई। उनकी आवाज में अब एक नई तलखी थी। विक्रांत ओंझा, उन्होंने कहा, अभय और राजू की तरफ देखते हुए। मुख्य एजेंसी का सीनियर अफसर, उसे पहले से ही हमारे तरीकों से चिढ़ है। ऑफ बुक ऑपरेशंस को वह जवाबदेही से बचना मानता है। कल रात बॉर्डर के पास गोलियों की आवाज और एक ट्रक के नाले में गिरने की रिपोर्ट उसकी टीम तक पहुंच गई है। वह पूछताछ शुरू करेगा और अगर उसे भनक भी लग गई कि हम इसमें शामिल थे तो वह हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ऊपर तक शिकायत, जांच, वह सब कुछ जो हमारे काम को धीमा कर देगा। तो अब? राजू ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। अब हमें तेजी से काम करना होगा विक्रांत से पहले, मीरा ने कहा। इससे पहले कि वह अपनी जांच में हमारा नाम जोड़ पाए, हमें नंदू सेठ तक पहुंचना होगा। कुछ ठोस मिलना चाहिए। जाइए, अभी निकलिए। पटना की अनाज मंडी दोपहर के वक्त अपने पूरे शोर में डूबी हुई थी। बोरों की खिंचाई, तराजुओं की खनखनाहट, व्यापारियों की ऊंची आवाजें, मजदूरों का पसीना और अनाज की गंध हवा में घुली हुई। अभय और राजू दोनों साधारण कपड़ों में एक चाय की गुमटी पर बैठे मंडी के एक कोने से पूरे इलाके को देखते रहे। वो रहा, राजू ने धीरे से कहा, अपनी उंगली से एक मोटे गंजे सिर वाले आदमी की तरफ इशारा करते हुए, जो एक बड़ी दुकान के बाहर कुर्सी डाले बैठा था। गले में सोने की मोटी चेन, हाथ में मोबाइल, बार बार किसी से बात करते हुए, और उसके इर्द गिर्द 2-3 आदमी हमेशा मंडराते रहते थे। अभय ने उसे कुछ देर गौर से देखा। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके इशारे, उसके पास आने जाने वाले लोगों के चेहरे, ये वही पुरानी आदत थी जो कभी थाने में उसे सबसे तेज पहचान बना देती थी। यह आदमी घबराया हुआ है। उसने कहा, देखो, हर 2 मिनट में मोबाइल चेक कर रहा है, जैसे किसी कॉल का इंतजार हो, और वह इंतजार उसे बेचैन कर रहा है। शायद कल रात की खबर उस तक भी पहुंच गई है, राजू ने कहा। वे कुछ घंटे और वहीं बैठे रहे, नंदू सेठ की दिनचर्या को नोट करते हुए। कब वह चाय पीने उठता, किससे मिलता, कौन उसके पास आकर फुसफुसाकर कुछ कहकर चला जाता। शाम ढलने के करीब नंदू सेठ अचानक उठा, अपने 2 आदमियों को इशारा किया और तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जैसे कहीं जल्दी पहुंचना हो। पीछा करें? राजू ने पूछा। नहीं, अभय ने कहा, अभी नहीं। हम उसकी गाड़ी नहीं पहचानते, वह हमें देख भी सकता है भीड़ में। कल सुबह फिर आते हैं, उसका पैटर्न समझ चुके हैं। अब कल सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। पर अगली सुबह जब वे मंडी पहुंचे, कुछ बिल्कुल अलग था। नंदू सेठ की दुकान का शटर आधा खुला पड़ा था, पर वहां कोई नहीं था, और बाहर मंडी के लोगों में एक अजीब सी हलचल, कानाफूसी, कुछ लोग सिर हिलाते हुए, कुछ डरे हुए चेहरे। अभय ने एक बुजुर्ग व्यापारी से, जो पास की दुकान पर बैठा था, धीरे से पूछा, भाई साहब, ये दुकान बंद काहे बा आज? बूढ़े व्यापारी ने अभय की तरफ देखा, फिर आस पास, जैसे यह देख रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। नंदू सेठ मर गया, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। कल रात अपने घर के पास वाली नहर में मिला, डूबा हुआ। पुलिस बोल रही है नशे में गिर गया होगा। पर वह रुका, अपनी आवाज और धीमी करते हुए। नंदू सेठ को कभी किसी ने नशे में नहीं देखा। वो आदमी बहुत हिसाबी था, कभी अपना होश नहीं खोता था। अभय का पूरा शरीर जैसे जम गया। कहां है वो नहर? उसने पूछा, अपनी आवाज को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करते हुए। व्यापारी ने रास्ता बताया और अभय, राजू बिना ज्यादा देर किए वहां की तरफ चल पड़े। दोनों की चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रास्ते में राजू ने धीरे से कहा, भाई, ये वैसे ही हुआ ना, जैसे उस बिचौलिए के साथ हुआ था जो अनीता दीदी के केस में था। मैडम ने बताया था कि 3 महीने पहले भी एक आदमी था जो कुछ बताने वाला था, और वह भी अचानक। हां, अभय ने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी सच्चाई थी। बिल्कुल वैसे ही। नहर के किनारे अभी भी कुछ पुलिस वाले खड़े थे। इलाका घेरा हुआ था, पर लाश जा चुकी थी। सिर्फ किनारे पर कुछ निशान बचे थे, कीचड़ में पैरों के धब्बे और एक टूटी हुई चप्पल जो शायद नंदू सेठ की थी। अभय दूर से खड़ा होकर यह सब देखता रहा, अपने पुराने दरोगा वाले दिमाग से हर छोटी बात को परखते हुए। कीचड़ में जो निशान थे वे किसी के गिरने के नहीं, बल्कि किसी को घसीट कर ले जाने के लगते थे। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी, नहर के किनारे एक पुराने खंभे पर, जहां शायद किसी ने बिजली का तार बांधा था।
वहां एक हल्की सी खरोंच बनी थी, बहुत ताजा, जैसे अभी अभी किसी नुकीली चीज से बनाई गई हो। अभय करीब गया, दिल की धड़कन तेज होती हुई महसूस करते हुए, और उसने देखा वही निशान, गोल घेरे के भीतर धान की एक बाली, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने अनीता के बैग में और ट्रक के बही खाते में देखा था। राजू, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अपनी उंगली से खंभे की तरफ इशारा करते हुए, बिना किसी और का ध्यान खींचे। देखो। राजू करीब आया, निशान देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। भाई, ये तो जैसे कोई निशानी छोड़ रहा हो जानबूझकर, जैसे कोई कह रहा हो, हम जानते हैं तुम कहां तक पहुंचे हो। अभय की सांसें भारी हो गईं। यह सिर्फ एक बिचौलिए की हत्या नहीं थी, यह एक संदेश था सीधा उन्हीं के लिए कि जो भी उनकी जांच में मदद कर सकता था वह अब चुप करा दिया जाएगा, और उन्हें यह जान लेना चाहिए कि उनका पीछा उतना गुप्त नहीं रहा जितना वे सोच रहे थे। पर सोचो राजू, अभय ने कहा, अपनी आवाज में एक नई ठंडी उलझन भरते हुए, हमने कल दोपहर तक नंदू सेठ का नाम भी नहीं जाना था। यह पता हमें कल दोपहर मिला और कल रात ही उसे मार दिया गया। इतनी जल्दी किसी को कैसे पता चला कि हम उसके पास पहुंचने वाले थे? राजू की आंखें फैल गईं, जैसे यह सवाल उसके दिमाग में अभी अभी पूरी तरह से बैठा हो। भाई, तुम्हारा मतलब है? मेरा मतलब है, अभय ने कहा, अपनी आवाज बहुत धीमी करते हुए, आसपास देखते हुए कि या तो यह लोग हम पर लगातार नजर रख रहे हैं, हर वक्त हर जगह, जो लगभग नामुमकिन है क्योंकि हम बहुत सावधानी से चले थे, या फिर वह रुका, यह वाक्य पूरा करने में उसे मुश्किल हो रही थी, या फिर किसी ने उन्हें बताया, किसी ऐसे ने जो हमारी हर हरकत के बारे में जानता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे, इस ख्याल का पूरा बोझ धीरे धीरे उनके भीतर उतरता हुआ। कौटिल्य सेल में मीरा, राजू, अभय खुद और शायद कुछ और लोग जिनके बारे में अभय अभी तक नहीं जानता था, कोई ऐसा था जो बाहर किसी को खबर पहुंचा रहा था, और वह कोई शायद उतना ही करीब था जितना उनकी अपनी टीम। अभय ने अपना फोन निकाला मीरा को कॉल लगाने के लिए, पर उसका हाथ बीच में रुक गया, एक अजीब सी झिझक के साथ। अगर टीम के अंदर सच में कोई मुखबिर था तो फोन पर बात करना भी अब उतना सुरक्षित नहीं रहा। उसने फोन वापस जेब में रख लिया, अपनी नजरें राजू पर टिकाई, जिसकी आंखों में भी वही अविश्वास और डर उभर आया था जो अभय के भीतर था। अब हमें बहुत सावधान रहना होगा, अभय ने कहा, अपनी आवाज लगभग फुसफुसाहट जितनी धीमी करते हुए। यह बात मीरा जी को आमने सामने बतानी होगी, फोन पर नहीं। और राजू, अभी से हमें यह देखना होगा कि हमारी टीम में कौन क्या जानता है, किसे क्या बताया गया और किसने वह जानकारी कहां भेजी। राजू ने सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह जोशीला अंदाज जो हमेशा उसके साथ रहता था, एक पल के लिए पूरी तरह गायब हो गया। भाई, अगर सच में कोई भीतर से गद्दारी कर रहा है तो यह बहुत खतरनाक है। हम में से कोई भी हो सकता है। अभय ने आखिरी बार उस खरोंचे हुए निशान की तरफ देखा, फिर नहर की तरफ जहां पानी बेफिक्र होकर बहता रहा, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। उसे यह एहसास हुआ कि उन्होंने भले ही 7 बच्चों को बचा लिया हो, भले ही एक जिंदा गवाह और एक पते का सुराग हाथ लगा हो, पर इस जीत की कीमत उन्हें अब चुकानी पड़ने वाली थी, क्योंकि जिस दुश्मन का वे पीछा कर रहे थे वह अब उनके अपने घर में ही कहीं छुपकर बैठा था, हर कदम को देख रहा था, और यह जानना कि वह कौन था अब सबसे जरूरी और सबसे खतरनाक सवाल बन चुका था।